जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक तिवारी जी अभी कांवड़ यात्रा पूरी करके आए हैं, तो आप इनके चेहरे पर शिव जी बाबा का आशीर्वाद देख सकते हैं। बिल्कुल चमक रहा है चेहरा। क्या बात है अभिषेक जी, स्वागत है। बहुत बहुत सर आप प्रणाम, सभी और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो अभिषेक जी, वैसे तो कई सारे मैटर हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको पूछूंगा कि कल एक जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में कुछ अनोखी बातें देखने को मिली, और वो ये है कि भाई प्रदर्शन का पहले तो उसकी अनुमति दी नहीं गई 1 महीने तक। तो भाई आप अभिजीत दीप के थोड़ी हैं जो आपको ले जाकर और एयरपोर्ट पे दे दिया जाए अनुमति का पत्र। अनुमति नहीं दी गई। लास्ट में अनुमति दी गई तो कहाँ, जब लोग पहुंच चुके थे जंतर मंतर पे, तब कहा गया कि साहब रामलीला मैदान में आपको अनुमति दी जाती 500 लोगों को। तो फिर भीड़ देखते हुए एक चीज मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि ये जो है दिल्ली पुलिस, इसने लोगों को जंतर मंतर पे इकट्ठा कैसे होने दिया, ये नहीं समझ में आया। क्योंकि जो अगर देखा जाए, जो इनकी जो पिछली परफॉर्मेंस है, जो इनका पिछला रिवायत है, उसको देखते हुए तो इनको लाठी वाठी चलानी चाहिए थी, इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए था। इकट्ठा क्यों होने दिया? गंभीर, देखिए बहुत गंभीर बात है। मुझे लगता है कि इस पूरे चीज को हम लोग कहीं और किसी और डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। पहले तो मोदी सरकार को ये समझना होगा कि आंदोलनकारी और विमर्श के बीच का एक अंतर होता है, किसको कैसे ट्रीट करना है। जिन कॉकरोचों को उठा के बाहर फेंकना था, उनको तो आप फेंक नहीं पाए, और परमिशन कॉकरोचों को इसलिए दे दी गई सर कि को मोदी सरकार को रियलाइज था कि अरे यार, इनके नाम पे भीड़ नहीं इकट्ठा होनी। और आपने ये देखा कौन है, ये कॉकरोचेस को ना, ये क्या कॉकरोच है? वैसे थे कॉकरोच ही, हाँ, लेकिन और वो आप देखिए 1 महीने तक भीड़ भी नहीं थी, जब तक नहीं उसमें नहीं भाई, तो अनुमति दूसरी बार तो दी नहीं गई थी ना। दूसरी बार तो बिना अनुमति ही जुटे थे। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी पहली भीड़ बार दी नहीं गई थी। थी तो पहली बार 150 लोग थे, तो ठीक है, उनका असेसमेंट सही हो गया। लेकिन दूसरी बार तो अनुमति नहीं दी गई थी। वो बैठे रहे, 1 महीने तक बैठे रहे, तो इसलिए भी बैठे भीड़ रहने नहीं दिया थी। गया। भीड़ फिर भी नहीं थी, उन्हें पता है कि कॉकरोचों के नाम पे नहीं आएगा, वामपंथ मरता हुआ एक है, आम आदमी पार्टी भी कितना कर पाएगी। लेकिन जब इसमें सभी पॉलिटिकल एलिमेंट्स आए, भीम आर्मी आ गई, सदन चलने का टाइम हुआ, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि भाई गलती से मिस्टेक हो गया। अब यहां पर बैठे हुए हनुमान चालीसा लगा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जय, भगवा झंडा है, मोदी जी की माता जी को हम गाली नहीं देंगे, जय श्री राम बोल रहे हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो इन्हें ये समझ में, देखिए डर किससे होता है, जो स्वतः चीजें हो रही, ये ऑर्गेनिक है, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। क्योंकि पैसे नहीं है तो मूवमेंट जरूर सोशल मीडिया के थ्रू वो ड्राइव हो रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि आरक्षण को क्वैश कर दो, एकदम खत्म कर दो। वो कह रहे हैं कि विमर्श हो जाए सामाजिक रूप से। वो ये भी नहीं कह रहे कि मोदी जी आज अभी खत्म नहीं किए तो आपकी सरकार हिला दूंगा। डरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपके पास भी 2/3 मेजोरिटी नहीं। आप तो संविधान के हर प्रावधान को जानते हैं। आरक्षण में छोटा मोटा जो भी संशोधन करना है, इसके लिए मेजोरिटी लगेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि टाइमिंग गलत है। भाई साहब एक बात बताइए, यूपी इलेक्शन को लेकर डर रहे हो? क्यों डरना, क्यों है? क्या योगी जी आरक्षण के संविधान में प्रावधान योगी जी बदल जाएंगे जो योगी जी के विरुद्ध हो जाएगा? देखिए, सामान्य वर्ग को इतना मूर्ख समझने का
प्रयास आप लोग ना करें। सामान्य वर्ग को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं को खत्म करने वाले अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने वाले, स्टेट जीडीपी में नंबर 2 कभी नंबर 3 पोजीशन पर लेके आने वाले, फ्लक्चुएट होता रहता है। इतना कुछ कर देने वाले महंत योगी आदित्यनाथ महाराज है, उसकी जगह पे अखिलेश को नहीं चुना जा सकता, वो विकल्प नहीं है। पहले आप इस बात को समझिए कि सामान्य वर्ग ही नहीं, कल मेरे जान पहचान के 2 दलित लड़के भी गए हुए थे, एक को मैंने बहुत पहले चैनल पर बुलाया भी था। वो आरक्षण का विरोध क्यों कर रहा है, पहले समझिए ना। एक लड़का है मधु पासवान, जो इंजीनियरिंग किया है बिहार से, वो कह रहा है कि आरक्षण ने हमको बर्बाद कर दिया। तो मैंने काउंटर में पूछा क्यों? तो कह रहा है कि भाई आरक्षण ने मेरे दिमाग में बिठा दिया कि मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो सरकारी नौकरी मेरे हाथ में। और आरक्षण हमारे दलित समाज को बर्बाद करने का एक टूल है। अब उसके, चूंकि वो भी पढ़ा लिखा इंजीनियर है, भले ड्रॉप आउट हुआ, लेकिन उसके अपने जो तर्क है वो काटते हैं। ओबीसी की वर्ग चिंता अलग है। समाज में 42 साल बीत गए, जब एससी एसटी आया तब ओबीसी समाज ये इसलिए खड़ा था कि उस वक्त के सामाजिक हालात भारत के कुछ और थे। उन्हें चिंता थी कि भाई दलितों का उत्पीड़न, शोषण हो सकता है एक वर्ग के द्वारा। आज 42 साल गुजर जाने के बाद जो अपलिफ्टमेंट और चीजें हैं वो अलग, प्लस एससी एसटी एक्ट, फर्जी मनी मेकिंग टूल अलग बना। सामान्य वर्ग से ज्यादा प्रताड़ित जो है वो ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका है। वो इतना प्रताड़ित है क्योंकि उन्हीं के साथ दिन रात उठना बैठना है। थोड़ा कुछ बोला, लगाओ इस पे 5 लाख रुपए की उगाही करो। तो समाज हाँ, का वो इंसेंटिवाइज किया और गया है, उसको इंसेंटिव दिया गया है कि आप जो है वो आपस में केसेस लगाएं, पैसा कमाएं। और केस लगाना पर्याप्त है, केस को प्रूव करने की भी आवश्यकता नहीं है। अब यही तो प्रॉब्लम है। तो इससे पूरा एक जो सामाजिक ताना बाना 1989 से 2026 आते थे वो पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। इसीलिए कल आपने आंदोलन में देखा कि बहुत सारे ओबीसी समाज के लोग, जिसमें जाट समाज से, गुजर समाज से। अच्छा, ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो पूरा मंडल कमीशन पढ़ रखा होगा, दर्शकों को अपडेट करें कि शुरू में जो मंडल कमीशन का प्रारूप था वो इकोनॉमिक बेसिस पर ही था। तो ओबीसी के वर्ग में आप देखेंगे कि कहीं गुजर समाज ओबीसी में है, कहीं नहीं है। कहीं ब्राह्मण का गोस्वामी समाज ओबीसी में है, कहीं जनरल में है। तो ओबीसी का जो जाट ले लीजिए, जाट आपके हरियाणा में, पंजाब में, एमपी में सामान्य है। सामान्य है। राजस्थान में तो और भी विचित्र स्थिति है। हाँ। राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर के जाट केंद्रीय सूची में सामान्य है। सामान्य। और बाकी स्थानों के जाट जो हैं वो ओबीसी हैं। सर गुजरात पश्चिमी में उत्तर प्रदेश में जाट, जिसको कहते हैं कि साहब कि जाट लैंड वाला जाट ओबीसी में है। ओबीसी में है। हम्म, बेचारा हरियाणा में। यादवों का पूरा राज्य करने का इतिहास है, वो सर्वत्र ओबीसी में है। आज भी मैसूर के महाराजा जो है वो यादव वर्ग से ही आते हैं, लेकिन वहां भी यादव ओबीसी में है। विजयनगर साम्राज्य तो हरिहर राय बुक्का और इन्हीं लोगों विजयनगर ने। साम्राज्य, वो इतने बड़े बड़े साम्राज्य, खासतौर से मध्य भारत के और दक्षिण के यादवों के द्वारा, और वो संचालित है। ओबीसी में है। गुजर समाज रहा है, जाट समाज के राजा रहे हैं, किसके राजा नहीं रहे हैं सर? मौर्य वंश के राजा रहे हैं। मतलब ये तो हद है। तो भारत के पॉलिटिकल टूल को जो बदलने का प्रयास किया गया, अब प्रॉब्लम क्या है? सामान्य वर्ग यही तो कह रहा है कि भाई एक श्वेत पत्र में पता किया जाए जारी करके कि कौन पिछले 50-60 सालों में अपलिफ्ट हुआ, और अगर नहीं हुआ तो ओबीसी की जातियां लगातार बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई हैं। हर साल ओबीसी जनजाति वाले कह रहे हैं कि साहब कि जिस जनजाति का 4% भाग है पूरी जनजातियों में, वो 48% नौकरी खा रही है। खा ही रही है। और वही जाति जो जनजाति बन गई, उसका भी एक किस्सा है, कभी आपको अलग से बताऊंगा। नहीं, अब वाल्मीकि समाज का प्रोटेस्ट समझ लीजिए। वाल्मीकि समाज के लड़के से मेरी बात हुई, वो कह रहा है कि भाई हम हरियाणा में तो चुपचाप आराम से हो गया सब क्लासिफिकेशन, यूपी में करने में आपको क्या दिक्कत है, हमें क्यों नहीं अधिकार मिले? और ये बात सही है सर। एक आईएएस आईपीएस का लड़का जो अपने बच्चे को दून स्कूल में पढ़ा सकता है, उसका मुकाबला एक वाल्मीकि समाज का गरीब आदमी कैसे कर सकता है? हर बार वो आरक्षण के लाभ को वो उठा के लेके जाएगा और इसके पास आरक्षण होते हुए इसको नहीं मिलेगा। तो समय के डिमांड के अनुसार अगर विमर्श हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि इसका नाम तो वैसे भी आरक्षण हटाओ आंदोलन नहीं होना चाहिए।
इसका नाम होना चाहिए आरक्षण विमर्श आंदोलन। थोड़ा पॉजिटिव नोट पर रहेगा, क्योंकि हम हटाने की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। देखिए एक दिन बात ही जो सभी लोग कर रहे हैं कि साहब कि इसका आप जो है इसको आप तर्कपूर्ण कीजिए, तर्कपूर्ण कीजिए। अब तर्कपूर्ण देखिए सर, कीजिए और ये बांग्लादेश जो में भी एक जो बवाल हुआ, अंधा लगा रखा है आपने, अंधी लगा रखी है। अभी आप देखो राजस्थान में ओबीसी आयोग ने एक रिपोर्ट दी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए आपके पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए, और उसमें ये बताया गया कि जो 11 जातियां हैं उन्होंने 90% से अधिक आरक्षण आज तक उसका उपयोग किया है। 11 जातियां, केवल 11 और टोटल जातियां, जातियां कितनी है ओबीसी में? और टोटल जातियां 1000 के आसपास है। मतलब 991 जातियों का क्या? तो वो इस व्यवस्था में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही तो नहीं करते। इसलिए लेकिन और मजे की बात यह है कि अब जो है ये थोड़ा सा अगर देखें तो शाम को जो हटाया गया वो और इंटरेस्टिंग था कि भाई रात में अचानक क्यों हटाया गया, 50 से अधिक आपने डिटेन कर लिए, और अब ये बताया जा रहा है कि पहले डिटेन किए गए थे, अभी उनका ये नहीं पता है कि अरेस्ट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, लेकिन ना भाजपा, ना कांग्रेस और ना पीडीए यानी पंडित दलित अल्पसंख्यक वाली समाजवादी, कोई ये नहीं कह रहा है कि इनको क्यों डिटेन किया गया, कोई नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं पूछेगा। अब इनको ये समझना चाहिए कि अगर खाली वोट बैंक की भी पॉलिटिक्स ले लो ना, तो अब ये जो बातें चलती हैं, हमारे यहाँ बताया गया साहब 51% है ओबीसी। ओबीसी आयोग का लेटेस्ट रिपोर्ट आई तो 44% रह गए उसमें। अभी जाति जनसंख्या होगी तो ये 40 रह जाएंगे। कम से कम 30% तो सवर्ण समाज है, और न केवल वो 30% है, उसका जो आपकी इकोनॉमी में योगदान है वो उसकी संख्या से कहीं बहुत अधिक है, और आप जो है वो पता नहीं किस लॉजिक पे चल रहे हैं। देखिए आपको सर, केवल उनका वोट चाहिए ही नहीं, अगर खाली वोट का ही लॉजिक लिया जाए, हालांकि वोट का लॉजिक खाली नहीं लिया जाना चाहिए, और ऊपर से जो है वो विद्वान लोग आके कहते हैं कि आप भाजपा को कमजोर कर रहे हैं और ये नहीं नहीं कोई सर, समय नहीं है रिजर्वेशन मांगने का। साले नहीं कनाडा में रिजर्वेशन बैठे हुए मांगने की हैं तो और फिर बकवास कर रहे हैं वहां बैठ के। सर दो बात, रिजर्वेशन नहीं मांग रहे हैं, हम एक विमर्श क्रिएट कर रहे हैं। और विमर्श क्रिएट करने में हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी को हरा दूंगा मैं, क्योंकि मैं जानता हूं मोदी जी तो 240 पर है। इतना विवेक तो है ना सामान्य वर्ग के पास, 240 में है तो क्या ही तोप मार लेंगे। दूसरी बात, योगी जी को का टाइमिंग को लेकर के हो रहा है, भाई योगी जी का इस पूरे विमर्श में कोई लेना देना ही नहीं है। अगर कोई मान लीजिए, मैं कहता हूं कि राजस्थान की करणी सेना इसमें इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है, ओके, मान लिया। तो राजस्थान की करणी सेना, और करणी सेना वो तो कह रही है कि हम योगी जी के विरुद्ध 40 सीटों पे, तो क्या इतने हम लोग मूर्ख हैं कि हम ये नहीं समझ पाएंगे कि योगी जी को हराने और जिताने के लिए खेल खेला अरे जाएगा? भाई एक एकम सनातन दल आया था ना, क्या हो गया? भूल गए आप? आया तो, मैं वही तो कह रहा हूं, तो क्या हो गया उससे? कुछ उनके नहीं होता। अध्यक्ष देखिए जी के भी नोटा से कम वोट आए थे, सर, किसी और कीमत उसके पे बाद वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये बार बार मैं कहता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ जी को, इनफैक्ट भाजपा को सच बताएं, इससे खुश होना चाहिए कि एक विमर्श क्रिएट हो रहा है मेरे कहे बिना। ठीक है, इसको थोड़ी सी, और मैं कहता हूं मैं तो हवा दे देता हूं, और मैं भले 250 पे हूं, मैं सरकार का एक पॉइंट रखूंगा कि चलो ठीक है, हम इनसे बात करते हैं, ये पॉइंट है, और इसको लेकर के हम सदन में एक विमर्श क्रिएट करेंगे, हम बात करेंगे इस पे, हटा नहीं रहे, एक बात करेंगे। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि कांग्रेस, राजद, समाजवादी पार्टी है न केवल इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो सामान्य वर्ग के पास और क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि भाई साहब, द वन एंड ओनली बीजेपी कैन डू दिस। ठीक है, तो भाजपा को तो डरने की आवश्यकता है ही नहीं, भाजपा को तो इस आंदोलन से, विमर्श से प्रसन्न होना चाहिए। ये हो उल्टा रहा है, उसका कारण बता रहा हूं सर। अमेरिका में भी एक ब्लैक आंदोलन हो जाए ना, बीजेपी डर जाएगी। भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स में कुछ समस्या है सर। दीपके को किस अधिकार के साथ
किस अधिकार के साथ जा रहा है स्कूल चेकिंग के लिए? उसको कल अधिकारों की याद दिलाई है वैसे राजस्थान में लोगों ने कि देख तेरे ये अधिकार हैं और इससे ज्यादा औकात से बाहर नहीं, तो लेकिन वो बहुत अच्छा दिनकरी हुआ भाई। को देखिए, बगरू विधानसभा क्षेत्र हमारी विधानसभा है। हमारे घर से ये जो जगह है जहाँ पे ये हुआ है कार्यक्रम, ये टोंक रोड पे आती है, ये शिवदासपुरा के पास का गांव है, विधानसभा क्षेत्र बगरू लगता है। और हमारी जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है। तो वहाँ पे भाई लोग पहले कुछ सवेरे गए थे, इनका जो है वो एडवांस टोली गई थी प्रभात फेरी वाली। तो उन्होंने कुछ अंदर जाके कुछ किया तो फिर लोग इकट्ठे हो गए। और बॉस जो है, बॉस आशुतोष चाका जी, वो बाद में आए। तब तक लोग तैयार हो चुके थे, तो लोगों ने कर दी सेवा। और ये सेवा जगह जगह होगी, होनी चाहिए। स्थान वो तो स्थान पर मैं तो यह खुद से बिहार में सेवा, इंतजार कर रहा हूँ। ये सेवा होगी। सर आपकी ये गलती। गलती तो आपकी है, आपने तो सर पे चढ़ाया इनको। नहीं सर, उसमें कोई गलती है। हम नहीं जानते, कोई उसमें मास्टर स्ट्रोक रहा होगा नहीं नहीं कि भाई सर, इनको चढ़ा दो, गलती क्या राहुल है? गांधी को डाउन डाउन हो जाएंगे। ये सर आप यार आप, मैंने कल बोला 4 डी चेस, तो बिगड़ गया वो हमारा, वो क्या नाम उसका, अभिजीत बोला 4 डी चेस क्या होता है? इट इज 10 डी चेस। ओके। 10 डायमेंशनल चेस खेला जाता है। 10 डायमेंशनल तो भाई हम तो साधारण से व्यक्ति में तो चौथी डायमेंशन नहीं समझ में आती, तो वो 10 डायमेंशनल चेस खेलते हैं। तुम जानोगे, नहीं नहीं, फोर्थ डायमेंशन तो तुम्हारी अभी भी। जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहां से डैश डैश डैश। हाँ वो ठीक है। मुझे देखिए, मुझे इस संवाद से भी कोई एतराज नहीं है। अभी कुछ जब यूजीसी का प्रकरण हो रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि 20 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, हो गए, कल दिख गया। अब मैं एक और बात कहता हूं, अभी सरकार ने 2 दिन पहले सर कोर्ट में यूजीसी को लेकर के क्या कहा था? हम पुनर्विचार कर रहे हैं। वेरी गुड। तो पहले दिन जयपुर डायलॉग्स हो या अभिषेक तिवारी हो या अजीत भाई के माता जी तक को गाली दी गई, क्या डिमांड था कि आप इस पे पुनर्विचार कीजिए? यही तो डिमांड था ना। यानी आपने प्याज भी खाया और 100 जूते भी खाए, फिर करने का फायदा क्या हुआ? और आपका कोर भटका, न्यूक्लियस कोर वोटर भटका, वो अलग। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग हैं भाजपा के अंदर जो एक तो शीर्ष तक बात नहीं पहुंचने दे रहे हैं और बार बार सेबोटाइज कर रहे हैं। और अब मैं कंफर्म हो चुका हूं इस चीज को लेकर के कि कुछ तत्व हैं जिनको समस्या है। अब उनको समस्या अमित शाह जी से है, मोदी जी से, किसे, लेकिन जबरदस्त मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है और उन तक बिल्कुल न्यूज जैम किया जा रहा है। दूसरा चीज सर एक और बताना चाह रहे थे, कल जो मैंने एटीट्यूड देखा दिल्ली पुलिस का, आप बताइए कोई भी समझदार सरकार ये करती? नहीं करती। यानी ये क्लियर बात है कि इंस्ट्रक्शन ऊपर से आने के बजाय ऊपर के जो ठीक नीचे बैठा है या उसके नीचे बैठा है वहां से चल रहा है, और ये पूरा खेल इनका खराब करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखें, अभिजीत दीपके जिस दिन बिहार यूपी पहुंचेगा वहां भी वही स्थिति होगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं अरे कब वहां आए। तो और भी ज्यादा स्वागत होगा। हम लोग तो फूल माला के साथ स्वागत करते हैं। ये बात और है कि हाँ, फूल में उसमें जूतों की भी अभिलाषा होती है, चप्पलों की भी अभिलाषा होती है, पुष्प की अभिलाषा का वो टाइम चला गया। तो अब उनकी भी अभिलाषा है कि किसके गले में जाऊं, क्या करूं। बाद में संजय दीक्षित सर, जो भी संवैधानिक ये होगा आप कड़ी आलोचना करना, क्योंकि आप तो संविधान से बंधे हुए आदमी हैं, होना चाहिए। देखिए अभी भी प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि किस अधिकार से ये पहुंच रहा है? ये मजिस्ट्रेट लगा हुआ है, कलेक्टर लगा हुआ है, क्या है? इतनी छूट किस बात की? डालो यूएपीए के अंदर, देश की विधि व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। कितने नहीं नहीं, कानून बने उसको हुए उसको हैं। नहीं डाला जाएगा, उसको नहीं डाला हाँ? जाएगा। उसको तो राहुल गांधी के सामने खड़ा किया जा रहा है। नया राहुल गांधी है वो। अरे राहुल गांधी ने तो कल जो किया दिल्ली में, वो हमने आपने देखा। अब आप राहुल गांधी को मानते हैं कि भाजपा के लिए वरदान है, तो आप राहुल गांधी को जेल में नहीं डालोगे ना, नीचे वाले को ठोको ना। राहुल गांधी को डालने की जरूरत नहीं है, मैं भी मानता हूं। कुछ नहीं, उठा के खड़गे को डालो, प्रियंक खड़गे को डालो,
सुप्रिया श्रीनेत को डालो, इसके पवन खेड़ा को डालो, क्योंकि कूद फान तो उसके इशारों पे यही करते हैं। उनको डालो, कोई दिक्कत नहीं है। चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर शांत हो जाएंगे। क्या करेंगे? है ही नहीं उनके पास तो कैडर भी। देखिए सर, डरा उससे जाता है जिसके पास कुछ कैडर वेडर हो। इसके पास तो अपना कैडर हो नहीं है। नीतीश कुमार जी से इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इतने दिन अलायंस पर है। मैं बताता हूं, जिस मुद्दे पर राष्ट्रीय विमर्श की बात हो रही है कि आरक्षण में विमर्श होना चाहिए, ओबीसी के अंदर सब क्लासिफिकेशन लाने वाले व्यक्ति नीतीश कुमार, दलित और महादलित लाने वाले नीतीश कुमार, ये सब तो बिहार में आया हुआ है और वो कर भी गया डंके की चोट पे, और किसी ने कुछ नहीं किया, और उनका वोट इतना स्ट्रांग हो गया कि खुद भले 2.5% के रहे कुर्मी, लेकिन वो सत्ता में रहे 20 साल तक। तो आपको तो सामाजिक समीकरण भी खेलना नहीं आता। जब आपके पास है कि 9% मान लीजिए ओबीसी में 9 जातियां हैं जो 90% अवेल कर रही हैं सुख सुविधा, इसका मतलब यही है कि 1000 में से 990 आपके साथ चले आएंगे। तो आपको तो सामाजिक समीकरण भी बनाना नहीं आ रहा। आपका तो टेक्निक ही गलत है। अरे फुलर लेंथ के गेंद को बैकफुट पे खेलने जाएंगे, एलबीडब्ल्यू होंगे ही, हम क्या करें? तो खेलिए जी। और अब जो जिस प्रकार की फोटो और वीडियोस अब आ रहे हैं, जो रात में इन्होंने किया, वो किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपने अभिजीत दीपके को तो और उनके पूरे वामपंथी को सिस्टम को ट्रीट किया जैसे वो दामाद हो, जबकि वहां से नारे क्या लग रहे थे? उमर खालिद के लिए, शर्जील इमाम के लिए नारे लग रहे थे, हर बुत गिराए जाएंगे के नारे लग रहे थे, ब्राह्मणवाद की छाती पर चढ़ेंगे, सामंतवाद के नाम पर राजपूतों को गाली दी जा रही थी। और सामंतवादी व्यवस्था क्या है कि मैं आरजेडी से हूं, मैं टिकट बेचूंगा 3 करोड़ में। मैं समाजवादी पार्टी से हूं, मेरा अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खुला हुआ है, मैं 3 करोड़ 2 करोड़ में टिकट बेचूंगा। यह सामंतवादी व्यवस्था नहीं है। किसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है जरा मुझे बताइए? और जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ लेकर के टिकट खरीदेगा, वो समाज का विकास करेगा? कौन सी जाति का विकास करेगा? अपना विकास करेगा, अपनी जाति के लोगों का विकास करेगा? तो आपने तो पैरेलल सामंतवाद समाजवाद के नाम पर जो खड़ा किया है, वो कहीं घातक। और दूसरी बात, सामंतवाद तो एक जो कॉन्सेप्ट भी दिया गया था, वो भी पाटलिपुत्र के साम्राज्य को समझे बिना इन वामपंथियों ने दे दिया है। क्योंकि वामपंथी साले पढ़ते लिखते तो है नहीं, इनके पापा तो चीन में बैठे हुए हैं। मौर्य साम्राज्य में अलग अलग सामंत उस जगह के मालिक होते थे जो टैक्स कलेक्टर के रूप में होते थे। लेकिन यहां भी झूठ बोला, तो टैक्स कलेक्टर तो पूरे देश में है। क्या बदल गया? व्यवस्थाएं बदल गई। पहले तो कम से कम ये भी लाज लिया था कि चलो इतना ही टैक्स पर जनता को ये सब दे रहे हैं। अब तो राज्य स्तर पर अलग अलग लिहाज भी खत्म है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वर्तमान विधि व्यवस्था पर अगर विमर्श हो जाए तो किसी पार्टी के अगेंस्ट कैसे हो सकता है? विधि और व्यवस्था पर विमर्श होना चाहिए। और मैं तो एक कदम आगे की बात कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आरक्षण विमर्श के नाम पर ओबीसी के उन जातियों को बुलाइए, दलितों के उन जातियों को बुलाइए जिनके साथ पिछले 40-50 सालों से आरक्षण के नाम पर लगातार अन्याय हो, और इनको पूरा एक्सपोज करने की जरूरत है। किसी पॉलिटिकल पार्टी से राइवलरी लेने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी तो चुनाव में कुछ मतलब नहीं है। हाँ, भाजपा से आप ये प्रश्न तब पूछेंगे जब भाजपा के पास भी 2/3 मेजोरिटी होती। उसके पास भी नहीं है, वो तो खुद अलायंस पे चल रही है। और योगी जी का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है कि इसे भाजपा अपने विरोध में समझने के बजाय ये समझे कि यही अपॉर्चुनिटी है। आरक्षण लागू करने, आरक्षण का विमर्श करने, आरक्षण का वर्गीकरण करने, इसमें किसी के लिए भी आपको असेंबली और पार्लियामेंट जाने तक की आवश्यकता नहीं है। 2/3 की नहीं तो है। बात ही अलग है। तो वर्गीकरण करना है आपको, आपको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर रखा है। ओबीसी का तो पहले से ही अलाउड था, अब आपको ओहो शेड्यूल सर, कास्ट के लिए भी अलाउ कर रखा है। आपने ऑलरेडी एक आयोग बना करके उसकी रिकमेंडेशन आपके टेबल पे
धूल फाक रही है। रोहिणी आयोग, बनाया है ना रोहिणी कमीशन, रोहिणी आयोग आपने बनाया, मोदी उसके सरकार पास, ने ही आपके बनाया पास है। सारे डेटा है, सारे आंकड़े हैं, सब कुछ है, तो रोहिणी लेकिन कमीशन डर के बहुत है, आयोग, लेकिन डर बहुत है कि हाय इतना हो जाएगा। हाँ, है अभी 2024 का जो इनके पास जो आंकड़ा है, ये 2024 में जो धक्का लगा, अभी तक उसकी समीक्षा ही ठीक से नहीं हुई है कि किसके कारण लगा। हाँ, ये आपने ठीक कहा कि दिल से चाहते हैं, जो एग्जैक्टली बात ये है कि जो सामान्य वर्ग के लोग इस वक्त डिमांड करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, वही आप भी चाहते हैं, लेकिन सनम डरते बहुत हैं। आपने पूरा का पूरा समीक्षा एक आयोग बना के उसकी रिपोर्ट भी मंगवा ली है उसी चीज के लिए, और हरियाणा के नैब सिंह सैनी को घंटा फर्क नहीं पड़ा और उसने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में सब क्लासिफिकेशन लागू कर दी, और उसका इंपैक्ट है कि आज आप कह रहे हैं कि पंजाब में हम इसी भरोसे चुनाव जीत सकते हैं। सही बोल रहा हूं ना सर? हाँ, तो बिल्कुल। आपको, और तो पंजाब में आप, का, पंजाब और हरियाणा में ही तो ये वर्गीकरण का चला था। वो देवेंद्र सिंह वाला जो केस है जिसके ऊपर शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण हुआ, वो वर्गीकरण पंजाब में ही तो सबसे पहले किया गया था। पंजाब में वाल्मीकि को अलग से दिया गया था और दिया गया। उसको जो है वो बाद में, अब आपके वो कौन सा केस था, चिन्नैया केस था कोई, जिसके वजह से वो खत्म हुआ था। तो उसी को तो बाद में आगे बढ़ा के ये शेड्यूल कास्ट का वर्गीकरण मांगा गया है। उसी के और आप बेसिस पे देखिए हरियाणा में किया हरियाणा में गया है। चमत्कार है। हरियाणा में चमत्कार भी हुआ ना फिर आपके फेवर में इसी कारण। और तो आप वास्तव में अगर यही पता पूछें, नहीं है। वास्तव में अगर पूछें तो जो ये लोग जो हैं, जो बताते हैं अपने आप को कि साहब अंग्रेज इनके मसीहा थे, तो ये सारे भूल जाते हैं कि अंग्रेजों ने ही तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया था। और क्या, अंग्रेजों का ही बनाया हुआ है। अंग्रेजों का बनाया हुआ क्रिमिनल टाइप्स एक्ट जो है, उसकी अधिकांश जातियां आज भी रिजर्वेशन के पायदान तक नहीं पहुंची हैं। सर और यही कुल आप मिला के बात अंग्रेजों है, की विमर्श तारीफ किए रोकना जाते चाहते हैं। हैं। नहीं नहीं, दिलीप आप ये बताओ मंडल जी सर, को, दिलीप मंडल जी को आप आगे किए जाते हैं। नहीं नहीं दिलीप संजय सर, मंडल जी आप जो नीति विमर्श दे नियंता रहे बन हैं, गए हैं। संजय सर आप जो विमर्श दे रहे हैं, इसी विमर्श से तो अन्य पार्टियां डरती है ना। ये विमर्श बाहर आ जाएगा, जो हम बात कर रहे हैं ये बात लोगों तक पहुंच जाएगी, तब तो मार ही होगा ना। जैसे यूपी में लगातार वाल्मीकि समाज डिमांड कर रहा है कि एक जाति जो बहुत ज्यादा फायदा उठा चुकी है यूपी के अंदर, उसको भैया थोड़ा रोकिए, हमारा कुछ नहीं हो रहा। अब बात तो यही है कि आपको सामाजिक समीकरण भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, आप 240 पर क्यों आए, वो आप गलत ट्रैक पर भाग रहे हैं, उस कारण आप नहीं आए हैं। हाँ, इसी आरक्षण आंदोलन का फायदा अपोजिशन भी उठा सकता है। मैं बता रहा हूं कैसे। 2024 ही ट्रायल एंड टेस्टिंग था कि सिर्फ अगर राजपूत को हमने भड़का दिया तो यूपी में कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं, दो अन्य और सामान्य जाति को थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया तो कितना इंपैक्ट डाल सकते हैं। सामान्य वर्ग ने कांग्रेस को छोड़ा, कांग्रेस खत्म हो गई। यह सबक सीखने लायक है। इनफैक्ट सामान्य वर्ग ने जिसको छोड़ा वो बर्बाद हो गया। वीपी सिंह बर्बाद हुए, अर्जुन सिंह ने अटेम्प्ट लिया, उनकी उनके उनकी पूरी राजनीति, वो तो सतना से ही वही चुनाव है, जीते थे, ऐसा है, हार गए। बड़े-बड़े लोग बहुत पहले कह गए कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। और ये 303 से कार्य जो है 240 सबसे की बात अच्छा, है। मैं कहूँगा, और आप कुछ भी कह लीजिए, नीतीश कुमार ने ये तो दिखला दिया कि भैया देखो हम अपनी आधी जो है वो पूरा पक्का पकड़ के रखेंगे। उसके हाँ, बाद फिर हम आगे इधर-उधर कहीं जाएँगे। इनका मामला उल्टा है कि भैया ये तो ठीक है, ये तो अपनी ही है, इसको इधर-उधर कहीं में कोई कोई फ़र्क नहीं तो पड़ता। नीतीश कुमार वो से सीखिए दूसरी क्यों जो है नहीं ना वो इतने दिनों तक चुपड़ी। गठबंधन में रह के। हुँ? इतने दिनों तक गठबंधन, अच्छा एक बात बताइए, बिहार में कोई आंदोलन कर पाया? जैसे ही ओबीसी और ईबीसी का सब क्लासिफिकेशन किया, बिहार में कोई हंगामा हुआ? कोई नहीं कर पाया, क्योंकि सबको पता था कि ईबीसी का नंबर बहुत अधिक है, आपको भी वोट चाहिए। वही राजद वहां पे भी फंस गई उस ट्रैप में। आप खाली बोलते रहिए कि ओबीसी का प्रधानमंत्री हूं, ओबीसी का प्रधानमंत्री हूं, अरे करके बताइए ना महाराज। अच्छा दूसरी बात, इस वक्त अगर एससी एसटी एक्ट के कुछ मूलभूत चीजों में सुधार हो जाए, जैसे पनिशमेंट को लेकर के, फर्जी केस पर उसको भी 10 साल का जेल का, इस देश में सर कोई विरोध कर पाएगा? कौन करेगा विरोध, जरा समझाइए तो। फर्जी केस में तो सुप्रीम कोर्ट इतनी बार कह चुका है।
वैसे तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि साहब की फर्जी केसेस पे कार्रवाई कीजिए, तो आप जो है उसको मौन कहते हैं कि मौन नहीं धारण क्यों साहब, है? और कह रहे हैं कि साहब कि नहीं, इसका तो और बढ़ा के 40 क्या और बढ़ाया जाएगा, 40 लाख तक किया जाएगा। क्या है? लेटेस्ट क्या आया 40% प्रपोज़ल? तो कुछ कर नहीं, नहीं ऐसा नहीं, 40 लाख तक नहीं कर सकते। लेकिन बात यही कि आप वो एक मुझे तरफ मुझे कहते हैं एग्ज़ैक्टली ध्यान नहीं है, ब दर्शकों से माफ़ी माँगता हूँ। शायद उसमें हाँ, 4 प्रावधान किया जा रहा है शायद 400 करोड़ का या 4000 करोड़ का या कुछ नहीं मुझे इसके बारे में एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ैक्ट जानकारी नहीं है। मैंने 1-2 स्क्रीनशॉट देखा था 40% इंक्रीज़ करने का जो भी अभी तक मिल रहा हाँ, है सॉरी उसमें। 40% इंक्रीज़ करने का, 40%। बट सर हाँ, मैं ये कह रहा अब हूँ ये कि कौन सिर्फ से देश में आप इसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं कि आप झूठा आरोप भी लगा दें, तो आपको आरोप लगाते ही पैसे मिल जाएँगे, उसको करना क्या है? तो लोग, आरोप हर आदमी ये देखेगा कि यार फ्री का पैसा मिल रहा है, लगाओ किसी पे भी आरोप। अब आप देखिए जो जो अभी टैक्सी ड्राइवर वाला जो केस हुआ था यूपी में वो वही वही अटेम्प्ट तो था। वो मुझे क्या नहीं था। अटेम्प्ट? वो उसे ये पता नहीं रहा कि पीछे वाले भी दलित हैं एक तरफ और आप कहते तब हैं, आप दोस्त कहते हैं कि साहब की कल कोई पूछ रहा था कि साहब आप जो हैं, आप लोग राष्ट्रवादी से जातिवादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कह रहे कि भैया हम तो चाहते हैं किसी की कोई जाति ना पूछे। फिर ये क्या मालूम पूछता है? जाति जो हम है, जातिवादी हो गए। जाति जाति का सर्टिफिकेट जो लोग ले रहे हैं, वो तो जातिवादी नहीं है। जो कह रहे हैं कि नहीं भाई इसको आप रैशनलाइज़ करो, वो जातिवादी। नहीं, नहीं मैं तो कह रहा हूँ सर एक चलिए हम तो जातिवादी हैं ही नहीं। हमने तो जाति की बात ही नहीं की है। जाति की बात को लेकर के आप अभी तक ढो रहे हैं। एक बार भाई ये जो पूरा का पूरा आज फिर एक कुंदन सिंह जी का वीडियो जो है वो हमने चलाया है, और जातियों का प्रादुर्भाव और जातियों का जो ऑपरेसर ऑपरेस्ड नैरेटिव कहाँ से आया, कैसे आया, इसके ऊपर एक हम पहले कर चुके हैं वीडियो। वो फायदा ही नहीं है। एक किताब है जो हर आईसीएस ऑफिसर के लिए थी, हर एकेडमिशियन के लिए थी, बाइबल की तरह थी, जिसको आपको अंधा होकर उसके ऊपर विश्वास करना था। इसका नाम है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जेम्स मिल की। उसने ये बिल्कुल लिख दिया जैसे लिखा जाता है ना आपके अब्राहमिक धर्मों में, कि बाइबल में लिखा हुआ हर शब्द परमात्मा का है, या कुरान में लिखा हुआ हर शब्द अल्लाह का है। और उस तरह से उस किताब को ट्रीट करके पूरा का पूरा कॉलोनियल नैरेटिव, पूरा का पूरा मार्क्सिस्ट नैरेटिव, जो कि हमारे देश का आज भी डोमिनेंट नैरेटिव है, वो बनाया गया। और हमारे आरएसएस के बुद्धिजीवी जो हैं, वो आज तक उन्होंने उसका काउंटर करने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया। नहीं मेरा 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 काउंटर करने शिक्षा का इतना मंत्रालय पर विचार नहीं है। कब्ज़ा संघ का है, लेकिन कहाँ कब्जा है विमर्श सर मंत्रालय पे? विमर्श जो है, विमर्श, अरे भाई वाइस चांसलर तो वही लोग अपॉइंट करते हैं। अरे अब विमर्श कहाँ सारा का सारा आज भी वही चल रहा है जो जेम्स मिल बता गया था, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि संघचालक जी कहते हैं कि जब तक समाज में भेदभाव रहेगा, अच्छा मतलब समाज में भेदभाव का अंत करने के लिए पहले आप समाज को वर्गीकृत कर देंगे, फिर कहेंगे कि भई इसमें भेदभाव है या नहीं है, कि पहले मुर्गी थी या अंडा ये पता नहीं चलेगा। विचित्र परिस्थिति है। फिर कहेंगे कि परिस्थिति साहब में कि है ये जो बदलाव बता देता हूँ। 2000 सालों से जिनके साथ भेदभाव हुआ है, जिनको प्रताड़ित किया गया है, ये कहाँ से आया ये? नहीं, नहीं संजय सर ये 2000 इतना साल वाला दूर नहीं विमर्श जाना, है। इतना दूर नहीं जाना 2015 में चलते हैं। यही संघ प्रमुख थे जिन्होंने कहा आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए। कहा वो था भी या नहीं चुनाव के कहा? वो भी चुनाव के बीच में। तो टाइमिंग तो उनकी गलत थी। टाइमिंग तो उनकी गलत थी। यहां तो लोग कह रहे हैं। अब दूसरी बात, यानी आपको उसी दिन डर लग गया कि भैया ये आइडियोलॉजी अभी हम पुश नहीं कर सकते। मन में है लेकिन डरे हुए हैं। गलत बात, आप उस कारण हारे ही नहीं थे। या फिर आपके साथ ये जो दिल्ली दरबार के पत्रकार हैं खेल गए। जब भी नीतीश कुमार और जब भी लालू प्रसाद यादव एक साथ होंगे सामाजिक समीकरण बदल जाएगा और अब आप चुनाव हार जाएंगे। ठीक है, इस बात को उसका समझिएगा। विश्लेषण मैंने किया था, मैं आपको बता रहा हूँ। वो इनका जो बयान आया था, वो चुनावों के बीच में आया था। जहाँ तक मेरा ध्यान है, कि कुल 6 चरणों में चुनाव था, 2 चरणों के बाद इनका आया था।
वो बयान, उसका विश्लेषण कर लीजिए। पहले 2 चरण में ये इतनी बुरी तरह से हारे थे, बाकी 4 चरणों में अंतिम चरण तो सीमांचल का था, उसको तो भूल जाइए, हैं? तीसरा चरण जो था वो आपका इधर ये कैमूर-वैमूर वाला इलाका है, उसमें तो जैसे इन परफॉर्मेंस होती है वैसे होती है। उसके बाद के जो 2 चरण थे आपके, तिरहुत में आप अच्छा ही किए थे, मुजफ्फरपुर वैशाली जोन में आप तिरहुत अच्छा ही तिरहुत में, मिथिला में अच्छा किए थे आप। फिर नहीं, इनका हारे इनका कहाँ थे? प्रॉब्लम समस्तीपुर, हुँ, समस्तीपुर, भागलपुर, और बुरी तरह से हारे थे, मतलब क्या 1 या 2 सीटें आई थी। नहीं, नहीं वो सर, तो पूरा पूरा स्टेटमेंट के पहले का था ना मामला, पूरा शाहाबाद प्रमंडल आप हारे। वो पूरा तो आपको शाहबाद हारना ही प्रमंडल। था। तो देखिए आपका प्रॉब्लम कहाँ है? आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। पहले नीतीश कुमार ने जब यही किया तो क्योंकि नीतीश कुमार के साथ वो ईबीसी वर्ग था ना, उन्होंने सब क्लासिफिकेशन कर दिया ना, जिसकी बात कल जो मंच से सुना गया तो वो भी यही सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। बेचारा वो कोई तोप थोड़ी ना मांग रहा है। नीतीश कुमार ने तो पहले उस पर धुआंधार फायरिंग करके रखी है, और आपके खुद के सीएम ने हरियाणा में फायरिंग कर ली है, और रिजल्ट कितना बढ़िया है आप ये भी देखिए। तो ये कंफ्यूज्ड है। अब इनको डर भी लग रहा है कि भाई हमारा कोर वोटर है, नाराज हो जाएगा, आंदोलन बढ़ेगा तो नाराज हो जाएगा। सर, जब आपका बंगाल को लेकर के ये था, तब भी हमने कहा कि बंगाल अपनी अलग एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है, वहां ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, यूपी में जो आप डरे हुए, डर छोड़िए, यूपी योगी जी का चुनाव है। एक एक हिंदू को बहुत अच्छे से पता है कि आजम खान को गृह मंत्री बनाना है या योगी जी को गृह मंत्री बनाना है। सीएम तो खैर अलग ही बात है, सीएम तो रहेंगे ही, लेकिन गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, एक एक हिंदू को अच्छे से पता है। उतना जाने की जरूरत है नहीं ना। एक विमर्श है, विमर्श की तरह सामाजिक रूप से विमर्श होना चाहिए। प्रॉब्लम कहां है विमर्श में? जब आप विमर्श से डरने लगे तो समझिए खतरा है। विमर्श से कांग्रेस भी भागेगी, समाजवादी पार्टी भी भागेगी, भी भागेगी, क्योंकि ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। भाजपा को विमर्श में इन करना चाहिए और खुल के बताना चाहिए कि देखो तुम्हारे क्योंकि संघ प्रमुख का तो पहले भी बयान आया, रोहिणी कमीशन हमने बनाई है, तो यही स्थिति है। जब हमारे हालात ठीक होंगे तो हम इस पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। श्वेत पत्र आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो देना चाहते हैं। हर चीज को हैंडल करने का इसमें सबसे अच्छा जो है वो, बाकी चलिए दूसरा वो जो है जरा इनका है, सीजेपी वाला ले लेते हैं जो इनकी पिटाई हुई है कल। ये कह रहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, मदन दिलावर का। ये मदन दिलावर को जानते नहीं। मैं कहता हूँ मदन मांगी मदन दिलावर जो है वो अपना नाम सार्थक है उनका, वो जो दिलावर वाला नाम है ना, मदन मैं दिलावर। कहता हूँ मांग ही लो। इनको 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 बता देते हैं पहले तो, मदन दिलावर देखिए, मदन दिलावर से बड़ा संघनिष्ठ कोई नहीं। संघ की आज्ञा मदन दिलावर के लिए पत्थर की लगी है। साथ में मदन दिलावर दलित भी है। तो ये हमारा जो ये आशुतोष राणा जो है वो कहीं गलत रास्ते चला गया, और मदन दिलावर जो कहना होता है वो बिना लाग डांट के कहते थे पूरी तरह से। कल कह दिया ना, बिल्कुल नहीं घुसने दिया जाएगा। अब बताओ तुम घुस के, और तुम लाख कहते रहो कि साहब ये बीजेपी के गुंडे थे, ये थे, वो थे। अब ये अलग बात है कि भाई ऊपर से निर्देश आ जाए कि नहीं इनको जो है वो ससम्मान इनको ट्रीट किया जाए, डीएम के बराबर प्रोटोकॉल दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र में दिया जा रहा है। अलग तमाशा बाकी चल बाकी ये पक्की बात है कि ये सीजेपी वालों को जनता के भरोसे छोड़ दो, जनता इनसे निपट लेगी, निपट बहुत लेगी, अच्छी तरह से निपट लेगी। बहुत अच्छे से निपट लेगी, बहुत अच्छे से। उनको, जनता को, खास तौर से गाँवों में जनता को पता है कि कॉकरोचेस को किस तरह से निपटा जाता है। संजय सर, एक पॉइंट है इसमें। एक चीज आप मानिए कि बीजेपी का फोकस पंजाब से हट जाए, इसमें आम आदमी पार्टी कामयाब होती हुई कम से कम मुझे अभी दिख रही है।
ये जो सारा प्रकरण पिछले 1.5 महीने में हुआ, इनका फोकस वहां से तो हटा है, शिफ्ट हुआ है, जबकि ये टाइम था इनको अग्रेसिव ढंग से पंजाब में फोकस करने का। लेकिन अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहां प्रोटेस्ट होके वहां प्रोटेस्ट होके बिहार में भी प्रोटेस्ट चालू है। अब बिहार का प्रोटेस्ट अननेसेसरी है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी ने कह दिया कि भाई देखो सितंबर में टियर 4 का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अननेसेसरी प्रोटेस्ट को हवा दिया जा रहा है। कभी सीएम को चेंज करो, ये करो। सच ये है कि ऐसे प्रोटेस्ट को निपटना, आई एम सॉरी मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, पर वास्तविकता है मैंने कांग्रेस को ऐसे निपटते देखा है सर। ऐसे जूता जो है ना, लिटरली मिलिट्री बूट वाला जूता पहन के रौंद देती थी। नहीं कर पाएंगे आप कांग्रेस के अगेंस्ट। ऐसा जेल में भरेगी कि 6 महीने में आप एकदम सीधे होके वहां से निकलेंगे। बोला नहीं करना प्रोटेस्ट, भाई खत्म हो गई कहानी, मेरा जीवन लीला खत्म हो गया। आप टू मच डेमोक्रेटिक है, इतना भी डेमोक्रेटिक ठीक नहीं लगता सर। मतलब ऊपर बैठे हुए कई फासिस्ट हंसते होंगे, हिटलर विटलर मुसोलनी उसोलनी कमाल पासा, बोले यार इसको हमारे साथ क्यों जोड़ा जाता है, इसका नाम यार, ये लेफ्टिस्ट बहुत गलत करते हैं। ये तो हमारा दशवंश मजे की छोड़िए। बात यह है कि हिटलर खुद लेफ्टिस्ट था, उसकी पार्टी का नाम ही नेशनल सोशलिस्ट पार्टी था। अरे सर तो लेकिन मुसोलनी भी वही था। लेफ्टिस्ट ने, मुसोलिनी भी वही था, लेकिन लेफ्टिस्ट ने बहुत तरीके से, क्योंकि एकेडेमिया पे उनका कंट्रोल है, बड़ी चतुराई से उन्होंने उसको बदल के कहा कि नहीं ये तो राइट विंग थे। मतलब दुनिया में सोशलिस्ट एक जो था, जरा नेशनल राइट पैदा सोशलिस्ट ही नहीं हुआ। पार्टी का जो हेड था, वो राइट विंग हो गया। सर दुनिया में एक भी नाम नहीं है जो तानाशाह पैदा हुआ वो राइटिस्ट है। चाहे वो माओ हो, लेनिन हो, स्टालिन हो, ये सब सारे लेफ्टिस्ट ही है। क्योंकि इक्वलिटी के नाम पर जो गुंडई का लाइसेंस है वो इन्हीं के पास है। 4% वाले गुंडई कर ही नहीं सकते। दुनिया में कोई भी कम्युनिटी, कोई भी विचारधारा 4%, 5%, 10% के, आप रवांडा वाला मैं पढ़ रहा था, रूह कांप जाता है। हुत्सु और तुतु के बीच में जो हुआ वो प्योर वही है। इंडिया में आप उसको सवर्ण और अवर्ण के नाम पे आप बांट लो, वही सारी चीजें चल रही है। वहां हुत्सु और तुतु के भी, वहां तो सिर्फ मवेशी का विवाद था। किसी के पास 5 हो गए तो शिफ्ट हो गया, 20 जिसके पास है वो अमीर में चला गया। वो तो घटता बढ़ता था मवेशियों का संख्या। लेकिन आप देखिए वहां पे कितना बड़ा नरसंहार हुआ। तो भारत में बहुत दिनों से वो शक्तियां लगी हुई है कि ये नरसंहार हो, कोई नया नहीं है। ये लड़ाई बहुत पुरानी है और हम लगातार उसको टालने का, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। कब तक सफल हो पाएंगे वो और कब तक हम रोक पाएंगे, ये अपने आप में चैलेंज। जी। बाकी बंगाल बहुत सही चल रहा है। अरे गजब का, वहां कॉकरोचों की बहुत सख्त आवश्यकता है। जिस हिसाब से जो भीड़ निकली है, एक नंबर। मैं चाह रहा हूं कि वो कॉकरोच कुछ वहां के स्कूल और इनके हालात पे जाए, एक बार विमर्श करे, फिर उसके बाद पता चला कि वो सुंदरवन घाटी में टहल रहे होंगे नंगे वंगे, उसके लिए हम निंदा कर देंगे अलग से। कल जो भीड़ निकली है भाजपा के सपोर्ट में और जो रैली, ये होता है सर जब आपके एग्जिस्टेंस पे प्रश्न होता है। ये बात लोग समझ नहीं रहे हैं कि बंगाल अलग दौर से गुजरा है और यहाँ का सामान्य वर्ग, यूपी का सामान्य वर्ग, इस वक्त वो सामान्य वर्ग अपने एग्जिस्टेंस पे प्रश्न उठाने लगा जब यूजीसी आया। ये दोनों मूल रूप से अंदर। अच्छा क्यों ना हो ऐसा? जब बाबा की सरकार आई तो अतीक खत्म हो गए, मुख्तार खत्म हो गए, डर का माहौल खत्म हो गया, तो फिर अलग अलग चीजें फिर क्रिएट होती है सोसाइटी में। जब डर ही चला जाएगा, सारी चीजें खत्म ही हो गई, तो फिर सामान्य वर्ग को रियलाइज हुआ कि भाई ठीक है, अब हम थोड़ा अपने परिवार और इसको संभाले बढ़ाएं। तब तक जैसे जिस दिन यूजीसी आया उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ, विमर्श होने लगा कि ये तो अन्याय हुआ हमारे साथ। ऐसा नहीं था कि एससी एसटी एक्ट का जब 2018 में कोर्ट के अगेंस्ट गए थे मोदी जी, तो सामान्य वर्ग ने उस दिन जहर का घूंट ही पिया था। लेकिन वो इसलिए पिया था क्योंकि उस वक्त भारत देश का ओबीसी उनके अगेंस्ट खड़ा था और उसे लगता था वो भाजपा को हरा सकते हैं, वो शक्तियां जो स्पेशली पॉलिटिकल थी। लेकिन आज वो पूरी तरह से पॉलिटिकली 9 साल में बदल चुका है। अब उन्हीं ओबीसी के जातियों को एससी एसटी एक्ट से प्रॉब्लम होने लगी है।
ये बात भी समझना बहुत आवश्यक है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। और आज़म खान को होम मिनिस्टर बनाने का क्या इम्पैक्ट है उत्तर प्रदेश में? मैं चाहता हूँ कि इस तरह के बयान दिन में 4 बार, 5 बार समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार दिए जाएँ, ताकि मुसलमान भाई आश्वस्त हो सके कि हाँ, चुनाव जीतने के बाद आज़म खान ही गृह मंत्री बनेंगे और भाजपा के भी समर्थकों को फिर रियलाइज़ हो कि भाई आज़म खान अगर एक नहीं, बार उसके गृह साथ मंत्री में बन गया 2-3 चीज़ें और ही हैं, क्योंकि आज़म खान वो मिनिस्टर बनेंगे उसके लिए पहले तो आज़म खान के आज़म खान के ऊपर लगे हुए सारे केस वापस लिए जाएँगे। संभल वाला तो कह दिया शिवपाल चच्चा ने। हुँ, समझ और रहे अखिलेश बाबू जो हैं, अखिलेश बाबू, वो काफ़ी चुप से दिख रहे हैं। उन्होंने जो है वो अ, राहुल गांधी का भी आजकल वो ज़्यादा समर्थन नहीं कर रहे हैं। कुछ खोए-खोए से हैं। क्या लग रहा है आपको? कैसे वो जाति की तरफ कैसे ले जाएँगे चुनाव को? क्योंकि उनके देखिए जीतने का एकमात्र चांस यही है कि उसको जातियों पर ले जाएँ। उनका तो सहारा ही है। ये जो आरएचए चल रहा है, उनको इसमें नए इसके नाम में उनको सहारा दिखा होगा कि अगर हम कुछ करा सकें, कुछ विवाद हो जाए, कुछ मज़ा आ जाए। इसलिए मैंने कहा कि इन सब चीज़ों को बहुत बहुत टैक्टिकल और बहुत आराम से चीज़ें ये सब हैंडल करने की ढंग चीज़ें हैं। इसको जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने रात को किया, वो तरीका नहीं है। दूसरी बात, जाति में विभाजित समाज होता है और किया जा सकता है। लेकिन जो शिवपाल जी दांव चल रहे हैं, उसपे अखिलेश यादव के पास चुप रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या बोल दें? कि संभल के केसेस वापस नहीं लेंगे, मुसलमान भड़क जाएगा। क्या बोल दें? आजम खान को गृह मंत्री नहीं बनाएँगे। उन्हें लग रहा है बयान आ रहा है तो इसमें ठीक एक ही आ रहा ऑप्शन है। ये होता है कि कुछ ना बोलें। हाँ, कुछ ना बोले। तो कुछ ना बोले वाला ऑप्शन है। अभी वो य लेकिन यूपी में गए और उन्होंने जिस प्रकार से जयंत चौधरी जी को अपमानित किया, तो पश्चिमी यूपी का रिजल्ट उन्होंने बना बना दिया, बहुत अच्छा मजबूत फेवर किया। अब जो राहुल गांधी बदमाशी कर रहे हैं, जैसे आपके फेवरेट कैरेक्टर गंगाराम बढ़ई, वो कहते हैं कि नहीं, सामान्य वर्ग का 90% हम आरक्षण ही 90% कर लेंगे, उनका प्रॉपर्टी भी 90% छीन करके रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ऐसा गंगाराम बढ़ई का लगा तर्क है। वो इतने महत्वपूर्ण चुनाव में गंगाराम उनके अखिलेश यादव पिताजी का का नाम है। चुनाव। गंगाराम उनके पिताजी का नाम है। उनका नाम है सत्यनारायण। हाँ, सत्यनारायण गंगाराम है। सत्यनारायण, गंगाराम सत्यनारायण बढ़ई तो गंगाराम हाँ। जी, जी लगाइए। अच्छा, जी बढ़ई सत्यनारायण जी। गंगाराम जी बढ़ई। ठीक है, जी बढ़ई तो उनका तो तर्क है ना सर। अखिलेश इस वक़्त कैसे उसके साथ अलाइन करें? दूसरी बात, अभी उन्हें ये पता नहीं कि कांग्रेस कितनी सीटें माँग रही है। कभी 160, 150, 140, मतलब कांग्रेस भी कन्फ्यूज़ है कि हमारी औकात क्या है, यूपी में कितना हम लड़ लें। और ये चुनाव बाबा जी को अपने अलायंस के भरोसे जीतना है। यानी जयंत चौधरी एक बड़ा फैक्टर होंगे। एक बड़ा फैक्टर ओम प्रकाश राजभर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वो लगातार कन्फ्रंट कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, चीज़ों को लेकर के। तो मेरा ये मानना है, इस वक़्त जो परिस्थिति का निर्माण हो गया है यूपी में, भाजपा अगर ठीक से इन चीज़ों को सिर्फ हैंडल कर ले, तो रिज़ल्ट बिहार से बहुत अधिक अलग नहीं होगा। थोड़ा बहुत 19-20 सीटें इधर-उधर हो जाएँ वो अलग बात है। लेकिन एक बड़ा विक्ट्री बीजेपी ला सकती है। बशर्ते सेंट्रल और भाजपा अपने कोर से अपने कार्यकर्ताओं से बहुत अच्छे से विमर्श, बातचीत करें और सोचें कि क्या करना है इसका। जी। जी, बिल्कुल सही है। तो आइए चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री राम।